हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण की क्लासेस। कई बच्चों ने कहा था कि मैम आप हिंदी व्याकरण करवाइए, तो मैं सोच रही थी कि ऐसी वीडियो लेकर आऊं जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं। जैसे मान लो कि अब हम हिंदी भाषा एवं वर्ण विचार पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि बच्चों को कहीं पर भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार यहाँ से आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया तो आपको कोई भी दूसरी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने काफ़ी दिन लगा दिए थे वीडियो बनाने में। मैं सोच रही थी कि सारा कंटेंट एक ही वीडियो में एक ही जगह पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये स्पेशल जो वीडियो है, जैसे कि अभी डीएसएसबी में टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन भी मैंने डाला है, जिसने नहीं देखा है वो देख ले। और हिंदी साहित्य जो बच्चा पढ़ना चाहता है, हिंदी साहित्य भी हमने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर शुरू कर रखा है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल बिल्कुल संपूर्ण हो चुके हैं। उनके एमसीक्यूज भी मैं डाल चुकी हूँ। और आज से हम हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर। और हिंदी व्याकरण के कई सारे टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, जैसे रस है, अलंकार है, और आपकी समास है और विराम चिन्ह है, कई सारे टॉपिक पर वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। और आज हम शुरू करेंगे वर्ण से, जो कि यहीं से हमारे हिंदी व्याकरण की शुरुआत होती है। तो ये वीडियो जो है डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, एचएससी, एचपीएससी स्क्रीनिंग, सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे राजस्थान का कोई एग्ज़ाम हो आपका, चाहे यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और कहूँगी कि आप अपना पेन और कॉपी साथ लेकर बैठें। और आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है और पहला ही हमारा अध्याय है, तो आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें। मेन मेन जो बातें हैं उन्हें आप नोट डाउन करते चले। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मज़ेदार जो कंटेंट हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और सीधा मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न बनने की संभावना है। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर पूरा हिंदी व्याकरण करवाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। कोई किसी भी प्रकार की फीस आपसे नहीं ली जाएगी यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। वर्ण विचार से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो हिंदी की जो इकाई है, कोई भी लैंग्वेज जो होती है, हमारी हिंदी जो भाषा है, वो वर्ण से बनती है। मतलब सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो हम वर्ण से शुरू करके और पूरा हिंदी साहित्य तक हम यहाँ पर इस चैनल पर कंप्लीट करवाने की मेरी कोशिश है कि पहले पूरा हिंदी व्याकरण करवाया जाए, फिर मैं हिंदी साहित्य भी साथ साथ लेकर चल रही हूँ। तो जो हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं वो हिंदी साहित्य की वीडियोस देखना शुरू कर दें। और हिंदी व्याकरण की जो मैं डाल रही हूँ उसे हाथों हाथ आप देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वर्ण विचार की हम छोटी छोटी बातों से आज की वीडियो यहाँ से शुरू करेंगे। आपको कहीं पर भी आगे घूमने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से कोई भी कंटेंट आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है एवं वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। आपने देखा होगा कि लास्ट में जो हमारी भाषा बनती है, तो शुरुआत में भाषा कहाँ से शुरू होती है, भाषा का एक व्यवस्थित क्रम क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि इसने क्या कहा है कि मनुष्य को अपनों विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा सीखने से पहले हमें वर्ण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा किससे बनती है, वाक्यों से बनती है। और हमारे वाक्य किससे बनते हैं, शब्द से बनते हैं। और जो शब्द होते हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं। तो वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है और लास्ट में भाषा जो है, संपूर्ण जो भाषा है हमारी, बन जाती है। शुरुआत करते हैं। भाषा का जो व्यवस्थित क्रम है देख लीजिएगा आप। वर्ण जब
वर्ण या आपने ध्वनि। देखो, जब कोई भी वर्ण है हमारे पास, जब तक हम उसे उच्चारित करते हैं यानी कि लिखित रूप नहीं देते हैं, तब तक वो कहलाती है ध्वनि। और जब उस ध्वनि को हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो कहलाता है वर्ण। ठीक है? तो वर्णों के मेल से बनते हैं हमारे शब्द, और जब शब्दों को, सार्थक शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो बनते हैं हमारे वाक्य, और वाक्यों से बनते हैं हमारे अनुच्छेद, और अनुच्छेद के बाद बनती है हमारी भाषा। तो ये था भाषा का व्यवस्थित क्रम। बिल्कुल आपको तरीके से बताते चलेंगे हम। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा वाले बच्चे मुझसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो खासकर टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट वाले, एचएससी, एचपीएससी स्क्रीनिंग वाले बच्चे, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है तो वो अपना नोट्स बनाते चले। क्योंकि जैसे कि अभी एचएससी स्क्रीनिंग हुआ था, मैं बताती हूँ, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था एचएससी पीजीटी टीजीटी स्क्रीनिंग में कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, और लगभग सभी बच्चों ने गलत किए थे। और ये हमारे इस वर्ण विचार की देखो 2-4 लाइनों के बाद ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो सभी क्वेश्चनों के आपको जवाब यहाँ पर मिलते जाएंगे, बस आप विश्वास रखिए और वीडियो को देखते रहिए। ये मैंने आपको बताया कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है तथा ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर कहलाता है। एवं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको पता है कि हमारी हिंदी की एक वर्णमाला है, और हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है वो ऐसे शुरू होती है, ए आ, इस तरीके से, फिर ई, फिर बड़ी ई, उ, ऊ, और फिर री, ए, आई, ओ, औ। ये आप देख रहे हैं कि हम पहले आ लिख दें फिर ए को लिखें, पहले आई को लिख दें फिर हम आ लिखें, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हमारे जो वर्ण हैं हिंदी के, उनका एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हम लिखते हैं ना, ऐसे हमारी वर्णमाला शुरू होती है और गे ज्ञाने पे जो है हमारी वर्णमाला खत्म होती है। तो जो वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आपको पता चला होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, और वर्णमाला किसे कहते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। जिन वर्णों के कभी खंड नहीं होते उन्हें अक्षर कहते हैं। यानी कि जो वर्ण है और जिसको आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, उसे क्या कहते हैं, हम अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्वनि कब होती है, उच्चारित रूप में। मैंने बताया जैसे कि क मैं बोल रही हूँ तो ये उच्चारित रूप है, तो इसे कहेंगे ध्वनि। और जब मैं क को इस तरीके से लिख दूंगी तो ये कहलाएगा आपका वर्ण कहलाएगा। ठीक है? तो उच्चारित रूप में है, जबकि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, एवं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। आपको ध्यान रखना है, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछे तो क्या है, शब्द है। सार्थक, सार्थक का मतलब है कि उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। एक अकेले वर्ण का तो कोई अर्थ नहीं हो सकता। तो क्या है, सार्थक। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। यहीं से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर या ध्वनि किसे कहते हैं, और फिर शब्द किसे कहते हैं, और वर्णमाला किसे कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, पूर्व निश्चित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। आपको हिंदी वर्णमाला शायद आप लिख कर यहाँ पर दिखाने की आपको ज़रूरत शायद नहीं होगी, और अगर आप कहते हैं तो मैं लिख कर दिखा भी देती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, वीडियो हमारी जो है लंबी हो जाएगी। तो क्या होता है, पूर्व निश्चित, हमारी वर्णमाला के अंदर पहले से ही निश्चित है कि ए वर्ण का जो स्थान है वो सबसे पहले आएगा, और गैज्ञानी जो वर्ण है उसका स्थान सबसे अंत में आएगा। निश्चित क्रम में, कि ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित एवं लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का, यानी कि ए के बाद क्या आएगा, आ, तो ये कहलाता है हमारा निश्चित क्रम में, और एक व्यवस्थित तरीके से जो चिन्हों का समूह है उसे क्या कहते हैं,
हम वर्णमाला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें ये बातें क्यों बता रही है, ये तो हमें बहुत पहले से ही पता है। तो बेटा ये आप एक बार संपूर्ण नोट्स अपने तैयार करते जाएं, एक ही जगह पर अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि अभी इस चीज़ के पीछे का कारण भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये परिभाषा आपको क्यों बता रही हूँ। अभी जब एचएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था, टीजीटी का स्क्रीनिंग हुआ था, तो उसमें इतना सिंपल पूछ लिया गया कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वो कारक किसे कहते हैं, इस तरीके की परिभाषाएं सीधी-सीधी पूछी गई थी। इसलिए ये सब बातें भी यहाँ बताना ज़रूरी है। तो आपको शायद पता हो गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या। अब देखना एचएससी में यही ऑब्जेक्शन लगाया था, उसमें 44 भी था, 48 भी था, 50 भी था और 51 भी था ऑप्शन में। तो बच्चों ने नहीं लगाया 44 वर्ण पे निशान, किसी ने लगाया भी होगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो लेकिन उस प्रश्न में मूल शब्द नहीं लिखा हुआ था। अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल वर्ण आपको बताने हैं कि 11 स्वर, 33 व्यंजन। इस प्रकार से हमारे पास मूल वर्ण हो जाते हैं 44। ठीक है। अगर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे, तो कुल वर्ण हमारे पास हैं 52। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि 52 वर्ण हमारे पास किस प्रकार से बनते हैं। अब हम देखेंगे, आपको मैं 52 वर्ण यहाँ पर आपको लिखकर बता देती हूँ कि सबसे पहले जो हमारे स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वर हमारे पास 11 होते हैं, 2 हमारे अयोग वा होते हैं। तो 2 अयोग वा होते हैं, ये 2। अगर जैसे पारंपरिक रूप से हम स्वरों की संख्या बताते हैं तो 13 बता देते हैं। अगर स्वर अलग पूछ ले और अयोग वा अलग पूछ ले, तो हम ऐसे बताते हैं। स्वर हमारे पास 11 होते हैं। 11 स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ए, आ, ई, उ, ऊ और री, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं हमारे 11 स्वर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये क्या हुए, हमारे 11 के 11 स्वर हो गए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैंने स्वर लिखे हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि मैम 2 और बच जाते हैं हमारे पास, एक अंग और एक अ। ये 2 और बच जाते हैं जिन्हें हम अयोग वा नाम देते हैं। और आपका प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि हिंदी में अयोग वाक कितने हैं। तो हिंदी में 2 अयोग वाक हैं, अंग और ए। तो ये 2 अयोग वाक हैं, मैंने यही 2 लिखे हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, स्वर हमारे हो जाते हैं 11 और अयोग वाक हो जाते हैं हमारे 2। और अब हम व्यंजन देखेंगे जो कि कैसे शुरू होते हैं। कवर्ग, फिर होता है चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। हर वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण होते हैं, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो ये हो जाते हैं 25। इन्हें बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 25। अब आप, मेरे पास थोड़ी सी मेरी स्क्रीन छोटी है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे अंतस्थ। तो अंतस्थ होते हैं 4 और उसमें व्यंजन होते हैं हमारे पास 4 और फिर संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे पास, भाई ये तो संयुक्त व्यंजन होते हैं फिर हमारे पास, मैंने बताया आपको, पहले स्वर, फिर अयोग हुआ, फिर स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर उष्म व्यंजन। ठीक है, उष्म व्यंजन ये 4, अंतस्थ व्यंजन ये 4 और स्पर्श व्यंजन ये। तो ये कितने हो गए आपके पास? उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, फिर आते हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे पास 4 होते हैं, जैसे अक्षत्रिय, त्रैत्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय श्रवण। तो ये होते हैं हमारे पास 4। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। 11, 11 और 2 13, 13 और 20, 13 और 10 23, 33 और 5 38। यहाँ तक हमारे 38 हो जाते हैं। 38 और 4 42, 42 और 4 46, 46 और 4 हो जाते हैं 50। और एक आपके ढ और ढ, जिन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं,
तो ये वाले, तो ये दो और मिलाकर हमारे हो जाते हैं पूरे 52 वर्ण। आप समझ गए होंगे, 52 के 52 मैंने आपको बता दिए हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण आपसे पूछे, कुल वर्ण पूछे तो आपको बताने हैं 52, और आपसे मूल वर्णों की संख्या पूछे तो आपके वर्ण बताने हैं 44। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अपने हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, बारी बारी पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया था। अब हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये होते हैं हमारे स्वर, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब स्वर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। देखो ये ध्वनियाँ स्वतंत्र उच्चारण होता है। इस बात से आप क्या समझते हैं? अब आप ये बताइए कि जैसे ये क्या है, क वर्ण है हमारे पास जिसका उच्चारण कंठ से होता है। ये एक हमारे पास वर्ण है क। अब क वर्ण जो है ये किस किस से बना है? अगर क वर्ण के अंदर से अगर हम हर हर हमारे एक जो व्यंजन होता है या जो वर्ण होता है उसके अंदर क्या होता है? स्वर मिश्रित होता है, स्वर जरूर मिला होता है, ठीक है। तो ये ए स्वर अगर निकाल देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? व्यंजन बच जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो हमारे व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो हमारे स्वर हैं ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी और वर्ण की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपने स्वतंत्र रूप में है, ठीक है। तो अब हमारे पास स्वर कितने हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? एक ह्रस्व स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। जो यही स्वर हैं मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास ये स्वर हैं, ये मैं स्वर आपको बड़े करके दिखा देती हूँ। ये स्वर हैं हमारे पास, ये टोटल 11 स्वर हैं। 11 स्वर स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंदर आ जाते हैं हमारे, ह्रस्व स्वर के अंदर आ जाते हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ और एक आपका री। इन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं इन चारों को, और इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। देखते हैं इनकी परिभाषा नीचे, ठीक है। अब एक और भी बात यहाँ पर बता रखी है जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए। ह्रस्व स्वर, स्वर जैसे कि आप पढ़ेंगे कि मैम एक तीसरा स्वर भी होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। लेकिन यहाँ पर एक बात कही है कि संस्कृत में स्वरों का तीसरा भेद भी होता है, प्लुत होता है, जो वेदों में प्रयुक्त होता है, जैसे ओम, ठीक है। तो हमारी हिंदी में स्वर के दो ही भेद हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर यानी कि लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। देखना आपको एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपसे गलती करवाने के लिए आपको ह्रस्व स्वर पेपर में न देकर मात्रिक स्वर नाम दे देता है। कई बार पूछ लेता है कि मात्रिक स्वर कौन सा है या लघु स्वर कौन सा है या मूल स्वर कौन सा है, और आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इस ऐसा कंटेंट आपके साथ लेकर आई हूँ कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सारे कंसेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होते चले जाएंगे। स्वर कितने प्रकार के बताए थे आपको? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो प्लुत स्वर होता है वो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो ह्रस्व स्वर बताया मैंने। ह्रस्व स्वर को हम क्या कह सकते हैं? जिनके उच्चारण करने में कम समय लगता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को हम मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर भी कह सकते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे बाकी अन्य स्वर बचे हैं, जो कि स्वरों की संख्या 11 होती है, अगर मूल स्वर 4 होते हैं उसके बाद हमारे पास जो 7 स्वर बच जाते हैं वो इन्हीं 4 मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं ये 7 स्वर, जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर जो हैं इन्हीं चार चार मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं, ठीक है।
तो आपसे पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है कि मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं, कोई ये 3 स्वर दे देगा और चौथा कोई और शामिल कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से मूल स्वर कौन-सा नहीं है, तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे आता है दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कौन-सा है, ये हम देखेंगे। दीर्घ स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ दीर्घ से आप सब समझ ही रहे होंगे। दीर्घ का मतलब है कि ज्यादा, यानी कि हस स्वर से ज्यादा समय जिन हस स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लग जाता है अथवा 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर भी कहते हैं, जिसका चिन्ह एस होता है। आपको पता है कि ये मूल स्वर था, ये लघु था। आपने जब छंद पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि लघु स्वर जो होते हैं, जो हस स्वर होते हैं, जिनका ये चिन्ह होता है खड़ी पाई, और जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, जो दीर्घ होते हैं, उसका चिन्ह ये वाला होता है। ये आपने छंद में जरूर पढ़ा होगा। तो हो सकता है आपसे ऐसे चिन्ह भी पूछ ले। सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर एक साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पेपर में दीर्घ स्वर न देकर आपसे संयुक्त स्वर पूछ ले, आपसे संधि स्वर पूछ ले, आपसे गुरु स्वर पूछ ले, तो सभी का मतलब एक ही है और उनका मतलब है दीर्घ स्वर से। और ये वो संयुक्त स्वर कहे, चाहे संधि स्वर कहे, चाहे गुरु स्वर कहे या मिश्रित स्वर कहे, ये वो स्वर होते हैं जिनके हस स्वर से, जिनका उच्चारण करने में हस स्वर से दुगना समय लगता है। तो हस स्वर कौन कौन से, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, यानी कि इन्हें हमें थोड़ा लंबा बोलना है। उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से दीर्घ स्वर जो है इनकी संख्या कुल 7 होती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इतना अच्छा कंटेंट आप सबके लिए हम यहाँ से लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में स्वर करेंगे। अब वर्णमाला का जो टॉपिक है वो इतना बड़ा है कि अगर हम एक हफ्ता भी लगा दें तो भी हमारा वर्ण का जो टॉपिक है पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, फिर भी हम इन्हें 2-3 वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से चल रही थी, आपको दिखाया दीर्घ स्वर, हस स्वर। अभी हमारा स्वर ही चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं स्वर। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक हस स्वर और आपका हर्ष स्वर, और आपका दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है और हस स्वर की संख्या 4 होती है। 4 मैंने आपको अभी बताया। जो हस स्वर होते हैं वो हमारे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 जो होते हैं हमारे हस स्वर कहते हैं, जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर जो होते हैं ये हस स्वर से मिलकर ही बनते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर भी कहते हैं और गुरु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, और हम बारी बारी जो है ये ऐसे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं, और इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। अब जब हमारे दीर्घ स्वर हैं, इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारे दीर्घ स्वर हैं इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो दीर्घ स्वर है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका एक आ है और एक क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। जो दीर्घ स्वर है हमारे, इन्हें ये अभी हम दीर्घ ये पढ़ रहे थे, यहाँ पर देखिए स्वर जो पढ़ रहे थे, एक हस स्वर और एक दीर्घ स्वर। जो हस स्वर है इन्हें फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। तो ये किसकी बात हो रही है? जो हमने 7 स्वर पढ़े थे उनकी बात होती है। दीर्घ कौन कौन से होते हैं? जैसे ए प्लस ए तो बन जाएगा आपका आ, और ई प्लस ई तो बन जाएगा आपका ई, और उ प्लस उ तो बन जाएगा आपका बड़ा ऊ, और री प्लस री तो बन जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ री। इस तरीके से ये आपका बड़ा री बन जाएगा। ठीक है, तो ये री का वैसे बातें उसमें होती है हमारी संस्कृत में।
तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, ये भी कई बार अलग से पूछ लेते हैं। ए, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर इन्हें सजातीय भी कह देते हैं, इन्हें सजातीय दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम जाति के वर्णों से मिलकर बन रही हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ए और ए को मिलकर क्या बन रहा है, आ, तो ये सजातीय हैं। ठीक है, ऐसे ही ई और ई को मिलकर ये भी सजातीय हैं, तो इन्हें सजातीय दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। अब आ जाता है हमारा संयुक्त स्वर, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें संधि स्वर क्यों कहते हैं और संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे ये आपको ये सारी चीज़ें हैं ना, आपकी संधि में भी काम आएंगी, बहुत काम आने वाली हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। इसलिए मैं सबसे पहले ये टॉपिक आपके पास लेकर आई हूँ। जो हमारे संयुक्त स्वर है, जैसे कि अधिकतर बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि ए किस किस से मिलकर बनता है। ये जो ए होता है आपका बनता है ए प्लस ई को बनाने से मिलाने से बनता है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें सजातीय नहीं कहते, इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अलग जाति का है और ये अलग जाति का है। इन्हें संयुक्त स्वर, संधि स्वर और साथ में विजातीय स्वर भी कह सकते हैं। तो विजातीय स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ए है वो ए और ई से मिलकर बनता है। ऐसे ही आपका जैसे आई है, आई किस किस से मिलकर बनेगा, जैसे आपका आ प्लस ए, आ प्लस ए से मिलकर क्या बन जाएगा, आपका आई बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से जो ओ है वो ए और ऊ से मिलकर बनेगा, और जो औ है वो आ और ओ से मिलकर बनेगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे कि ये इसमें एक मात्रा आती है, इसमें एक मात्रा आती है, और ये ओ है, इसमें भी हमारी एक मात्रा आती है। तो ये किस किस से मिलकर बनेंगे, आपको याद रखना है। ए बनेगा आपका ए प्लस ई से मिलकर बनेगा, और जो ओ है आपका ए प्लस ऊ से मिलकर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जो आई है आपका वो किससे मिलकर बनेगा, आपका वो बनेगा ए, जो आई है आपका ए प्लस, आई बता रही हूँ, आ प्लस ए से मिलकर बनेगा, और जो औ है आपका वो आ प्लस औ से ओ से मिलकर आपका औ बन जाएगा। आ प्लस ओ से मिलकर आपका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ये मैं आपको याद दिखा देती हूँ। आ प्लस ओ से औ, और आ प्लस ए से आई, और ए प्लस ई से ए, और ए प्लस ऊ से क्या बन जाएगा, आपका ओ बन जाएगा। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर, संधि स्वर और विजातीय स्वर भी कह देते हैं। और ये जो है हमारे सजातीय स्वर हैं। अभी हम स्वरों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे है। अब हमारे जो स्वर हैं, ये तो था स्वरों का वर्गीकरण। मैं आपको बता रही हूँ स्वरों का वर्गीकरण। स्वर बताए हैं मैंने। सबसे पहले आपको जो स्वर होते हैं, हमारे पास 11 होते हैं। स्वर वे होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, उन्हें हम, जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ह्रस्व स्वर होता है और एक आपका दीर्घ स्वर होता है। अब ये तो था स्वरों का वर्गीकरण। अब दूसरा जो है स्वरों का वर्गीकरण, हम जीभ के प्रयत्न के अनुसार स्वरों का विभाजन भी करते हैं कि जीभ के आधार पर कौन से स्वर जीभ के अग्र भाग से बोले जाते हैं, कौन से जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, और कौन से स्वर जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं। तो ये जीभ के आधार पर थे, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण पहले नंबर पर आपको वैसे बताया मैंने। दूसरा आपका है जीभ के आधार पर। ठीक है, स्वरों का विभाजन। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र भाग में क्या होता है, अग्र भाग में ही प्रयत्न यानी कि सक्रिय होता है, वे अग्र स्वर कहलाते हैं। मतलब यह है कि जो जीभ के अग्र भाग से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ई, आप बोल के देख सकते हैं, ई, ए, ऐ। ठीक है,
और मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में पर्यतन सक्रिय होता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे ए जो है, ए जो है ये हमारे जीभ के मध्य में से बोला जाता है और अग्रभाग से ये 4 बोले जाते हैं। तो ठीक है। और पश्च भाग से, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग ही सक्रिय रहता है, यानी कि जीभ के पिछले हिस्से से जो जिन स्वरों का उच्चारण होते हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो पश्च स्वर में आ जाते हैं आपका आ, उ, ओ, औ और ये आ, जो कि इंग्लिश की अंग्रेजी से हमारा आगत वर्ण है ये। ठीक है। इसका भी हम उच्चारण ओ से करते हैं। आप याद कैसे रखेंगे? जैसे कि आपको क्योंकि ये बुक्स में तो आपको बहुत मिल जाएगा, अब मैं आपको लर्न करवाती हूँ। अग्रभाग, फिर मैं थोड़ा छोटा लिखूंगी, सॉरी, सबसे पहले हमारा अग्रभाग जीभ का, फिर मध्य और फिर पश्च। आप या तो बोल, जिन बच्चों को उच्चारण करके पता चल रहा है वो उच्चारण से याद रख सकते हैं, या फिर मध्य में आपका ए आ जाएगा और ए के बाद आपका आ कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। अब मैंने बताया था ए, ठीक है, अग्रभाग, अग्रभाग से फिर ए आ, फिर ई और ए आई, ये कहाँ आ जाएंगे? अग्रभाग में आ जाएंगे। अब जब आपको पता है कि ई और ई अग्रभाग से बोले जा रहे हैं तो ए और आई भी अग्रभाग से बोले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ए किससे बनता है? ए प्लस ई से क्या बनता है हमारा? ए प्लस ई से क्या बनता है? ए बनता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये ट्रिक आप लगा के याद कर सकते हैं। तो अग्रभाग मैंने बताया आपको, फिर मध्य आ जाएगा और फिर आपका पश्च भाग आ जाएगा। तो मध्य में ए लिखेंगे, आ यहाँ पर चला जाएगा और जो ई और ए आई ये आपके अग्र में आ जाएंगे और जो बच गए वो आपके पश्च में, यानी कि उ, ओ, औ और ये अंग्रेजी वाला आ, ये आपके पश्च में आ जाएंगे। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो जो व्यंजन है या फिर आगे इसके जो और उच्चारण है वो मैं दूसरी वीडियो में आपको करवाऊंगी। अगर आपको ट्रिक देखनी है तो आप ट्रिक भी आसानी से देख सकते हैं। ट्रिक मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्रिक में क्या है, ए के मध्य आपको अगर ये चीज़ें जो मैं अभी बता रही थी, जो जीभ के पर्यतन के आधार पर जो स्वरों का उच्चारण जो वर्गीकरण किया गया है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको करके दिखाया गया है कि ए जो है मध्य स्वर है और आ जो है ये पीछे हिस्से से, ये आ ये सारे पिछले हिस्से से इनका उच्चारण होता है और ये जो है इनके अग्रभाग से उच्चारण होता है। ये जीभ के हिस्से से बता रखा है। ट्रिक है आपकी ए के मध्य, यानी कि ए कहाँ आ जाएगा आपका मध्य में? इख इमली के आगे, यानी इख इमली, इख मतलब ई बताए, इख इमली के आगे एनक एडी जोड़ो, एनक और एडी जोड़ो। ठीक है, ये आगे जोड़ो, ये आगे और ए कहाँ आ गया? मध्य में आ गया। और शेष बचे बंधु मेरे पीछे छोड़ो, ये आपकी ट्रिक थी, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे। अब आगे जो है मुख आकृति के आधार पर, ये हमारा छोटा ही है, इसे हम और कर लेते हैं। ठीक है। तो जो स्वर है आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख यानी कि होठ जो आपके खुलने के आधार पर। एक तो संवृत स्वर होता है और एक अर्ध संवृत होता है। तो संवृत स्वर कौन से होते हैं? यानी कि बंद। जब संवृत स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जीवा का अग्रभाग अधिक ऊंचाई पर होता है, जिससे मुख बंद प्राय रहता है। संवृत स्थिति में उच्चारित स्वर है कौन कौन से होते हैं संवृत में? वही ई उ। आप देखना, ई यानी कि जो जीवा का अग्रभाग जो है अधिक ऊंचाई पर रहता है। आप बोल के देख सकते हैं, उ। ठीक है, इस तरह से। तो ये संवृत में होते हैं। संवृत खूब पूछा जाता है पेपर में। संवृत में 4 ही वर्ण आते हैं, ई उ। ठीक है।
उसके बाद है अर्ध संवर्त। तो अर्ध संवर्त इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की ऊंचाई संवृत से कम रहती है, यानी कि इनमें जो है जीभ ज्यादा जो ऊंचाई पर रहती है और अर्ध संवर्त में जो हमारी जिह्वा है वो कम ऊंचाई पर रहती है, जैसे ए ओ, ए ओ। ठीक है। और आगे जो है बस आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करेंगे और हम बाद में करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे स्वर वैसे ख़त्म हो जाते। एक विवर्त आता है भाई, ये जो विवर्त है एग्जाम में खूब पूछा जाता है। संवर्त, अर्ध संवर्त बताए मैंने। तीसरे नंबर पर आता है विवर्त। विवर्त का मतलब है यानी कि खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है वह विवर्त स्वर कहलाता है, जैसे आ। आप बोल के देखिए, ये आसान है और पेपर में भी पूछा जाता है। अर्धविवर्त स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर्त स्वर से थोड़ा कम एवं अर्ध संवर्त से अधिक खुलता है तो वे अर्ध विवर्त स्वर कहलाते हैं, जैसे कि ये चारों ए ओ ए औ, ये चारों। अब आपको ये यहाँ पर एक ट्रिक दी गई है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, एक ये ट्रिक है आपकी, कौन कौन सी हैं, जैसे कि ये दे रखी है आपको अग्र स्वर, पश्च स्वर और ये मध्य स्वर। ये तो इन्हीं के आधार पर आपको यहाँ पर बता रखा है, वो तो जीभ के प्रयत्न के आधार पर था। और ये देखना संवृत, बंद वृत, अर्ध आप यहाँ से भी देख सकते हैं। संवृत उ और बंद अर्ध संवृत, ये आपको यहाँ दे रखे हैं। अगर आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर स्थिति, यानी कि होठों के आधार पर एक तो वर्ताकार स्वर होते हैं और एक अवर्ताकार स्वर होते हैं। तो वर्ताकार कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, यानी कि पूरा वृत्त इस तरीके से जो गोल गोल हो जाता है उसे वर्ताकार स्वर कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जैसे ओ, इस आ का जो उच्चारण हम ओ की तरह ही करते हैं, उ ओ औ। आप इनको बोलकर देख लें। इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, जो अवर्ताकार होते हैं इनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं, जैसे ए आ ई ए ऐ। आप इन्हें बोल के देखें, पूरे इनमें वृत्त नहीं बन रहा है। अब ये आते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर। ठीक है, तो ये वही थे जो अभी हम पढ़कर आए हैं। ये मैं आपको इनका उच्चारण जो है एक अलग वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, वैसे उच्चारण यहीं बता देती हूँ मैं आपको। जैसे ए स्वर है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है आपका? नहीं, यहाँ से तो भैया आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको बाद में ही अलग एक तालिका से बताऊंगी। तो यहाँ पर साथ साथ हम कर ही लेते हैं। जो स्वर हैं, स्वरों का जो उच्चारण है कहाँ कहाँ से होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ए स्वर है, ए, ये देखो इस लाइन में सारे आपके स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर बता रखे हैं। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अग्र और पश्च स्वर कौन से हैं, यानी कि अग्र भाग से कौन से बोले जाते हैं और पश्च भाग से कौन से बोले जाते हैं। संवृत और विवृत कौन से हैं, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी, ये हम सारे अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये देख लें कि ये हमारे स्वर हैं 11 के 11 और इनका ये उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो ए और आ का जो उच्चारण स्थान है ये आपका तालव्य है। और ई आप बोलेंगे तो आप देखेंगे, आप इनका उच्चारण करके देखें ए आ, तो जीभ जो है हमारी ऊपर तालु की तरफ उठी हुई रहती है। तो ई और ई ये भी दोनों तालव्य हैं, इनका उच्चारण स्थान। और उ ये ओष्ठ हैं। और ए
ऐ, ये कंठ और तालव्य हैं, यानी कि ये दोनों कंठ से भी बोले जाते हैं और तालव्य से भी बोले जाते हैं। ओ, औ, ये कंठोष्ठ हैं, यानी कि कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से इनका उच्चारण हो रहा है। तो ये थे हमारे स्वरों के उच्चारण स्थान। आप अपने साथ साथ नोट्स बना लेना। अभी जो है यहाँ पर अयोग वर्ण बता रखे हैं। अयोग वर्ण मैंने आपको बता दिया है कि हमारे हिंदी में दो होते हैं, एक अंग और एक ए। ये वाले इन्हें दो ही मानते हैं, इसे नहीं मानते हैं। अयोग वा की संख्या दो ही होती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, जो ये वाला होता है इसे हम अनुस्वार कहते हैं, और जो ये वाला होता है हमारा चांद्र बिंदु, इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं, और जो ये हमारा दूसरा अयोग वा है इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह से होता है। ठीक है, तो अयोग वा आपसे अगर पूछे तो आपको दो ही बताने हैं। ठीक है, अयोग व वर्ण स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये सदैव दीर्घ होते हैं। ठीक है, अयोग व आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि अयोग व वर्ण का उच्चारण स्वर के बाद होता है। ठीक है, स्वरों के बाद ही होता है इनका। तो अनुनासिक मैंने बताया, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है। आप बोल के देख सकते हैं, जैसे कि गांव, एक शब्द मैं लिखती हूँ गांव, तो इस पे चांद बिंदु, गांव नाक से भी बोला जा रहा है और मुख से भी उच्चारण हो रहा है। ठीक है, चांद, चांद, आप देख रहे हैं चांद, जैसे चंद्र बिंदु है, तो ये नाक से भी और मुख से भी जिनका उच्चारण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक वर्ण न तो हस् स्वर होता है और न ही दीर्घ स्वर होता है। इस तरह की छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में यही पूछते हैं। देखो ये पूरे व्यंजन यहाँ लिखे हुए थे, और थोड़ी सी बातें और हैं इम्पोर्टेंट, इन्हें हम और पढ़ लेते हैं। इनका विकास अनुस्वार यानी कि अंग से हुआ है। ये वही बातें हैं जो अब अभी तक हम पढ़ते आए हैं। आगे जब ये सारी बातें, जब मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगी तो उसमें हम आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे स्वर। शायद आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि स्वरों के बारे में मैंने क्या क्या बताया। आपको स्वर बताया, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण बताया आपको, स्वरों का वर्गीकरण जीभ के आधार पर बताया, फिर होठ के आधार पर आपको बताया, फिर उच्चारण के आधार पर आपको बताया कि कौन कौन से आपके उच्चारण कहाँ कहाँ से होते हैं, मात्रा के आधार पर बताया ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है, और आपको स्वर बताए कि स्वर कितने होते हैं, आपके 11 होते हैं, और जो अयोग वा होते हैं वो हमारे 2 होते हैं। ये मैं वो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ बातें जो आपके एग्जाम में आती हैं। अयोग वा 2 होते हैं, अंग और एह, ये हमारे 2 हिंदी में अयोग वा होते हैं। स्वर 11 होते हैं, और पारंपरिक रूप से अगर आपसे स्वरों की संख्या पूछे तो आप 13 बता सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी पहले हम इन्हीं के अंदर शामिल कर देते थे। अगर हिंदी में आपसे मूल वर्णों की संख्या पूछे तो आपको 44 बतानी है। मैंने आपको बताया 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मूल वर्ण पूछे आपसे हिंदी में तो मूल वर्ण 44 होते हैं, और 44 के अंदर क्या क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 आपके व्यंजन होते हैं। अगर हिंदी में आपसे कुल वर्ण पूछे तो कुल वर्ण आपको 52 बताने हैं, और वो 52 कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो आज का ये टॉपिक है हमारा स्वर का, यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन करवाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये वीडियो आपके जो DSSP की, जो TGT की वैकेंसी आने वाली हैं, और जो आपके PGT TGT हरियाणा की सभी, और यानी कि जितनी भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, CTET है, CET है, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है हर जगह ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।